मोबाइल उसे धोखा दे गई और मोबाइल की वजह से वह ट्रैक कर लिया गया। रात के 12:30 बजे दिल्ली पुलिस और मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम कर उसे गिरफ्तार किया है। और जो मेरी बात हुई है मनोज के सास और उसके साले से कि उसने इस बात का यहाँ जिक्र भी किया था कि दिल्ली में ऐसी ऐसी घटना घटी है। हालांकि परिजनों की नजर में उसने खुद को बेकसूर और निर्दोष बताया और उसने कहा कि एक लड़का के साथ रहता था जो उसका मित्र है, उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है और डर के मारे वह भागा है। हालांकि उसकी बातों में सच्चाई नहीं कही जा सकती है, इसलिए कि वह यहाँ आया तो फिर वह बार बार झूठ बोल रहा था। इस बीच पुलिस ने उसका मोबाइल भी ट्रैक करने का प्रयास किया है, उसने मोबाइल पुलिस को नहीं दिया। नतीजतन पुलिस को जो वहाँ एक मोबाइल मिला जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया हुआ उसके साले रंजन की मोबाइल है। फिलहाल पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लेकर कहाँ रखा है ये पता नहीं चल रहा है। हम लोगों ने काफी मेहनत की बावजूद इसके पुलिस ने उस आरोपी को कहाँ रखा है इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली है। अब फिलहाल मॉर्निंग कोर्ट है और कोर्ट में उसकी पेशी की जाएगी और सीजेएम की अदालत के बाद जिस तरीके का निर्णय कोर्ट से आएगा उसके बाद फिर पुलिस अगली कार्रवाई करेगी। सबसे बड़ी बात की इतनी बड़ी उपलब्धि जो मुजफ्फरपुर पुलिस को हाथ लगी है, बावजूद इसके पुलिस कुछ बताना नहीं चाहती। एसएसपी फोन पर बात नहीं करते, डीएसपी इसकी जानकारी नहीं देते, तो एक रहस्य पुलिस की भूमिका क्यों ऐसी है, थोड़ा सा इस बात पर रहस्य भी देखने को मिल रहा है। जी धन्यवाद सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि मुजफ्फरपुर के करजा के चिकनौटा गांव में जाकर छुपा हुआ था। ससुराल बताया जा रहा है ये आरोपी का, वहां वह छुपा हुआ था और पुलिस ने मोबाइल फोन ट्रैक करके उसे वहां से ढूंढ निकाला है। वहां उधर मध्य प्रदेश के सिवनी में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसे जंगल में फेंक देने का मामला सामने आया है। सिवनी के घनसौर का ये मामला है, जहां पड़ोस में रहने वाला एक शख्स 4 साल की इस मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर जंगल ले गया, जहां उसके साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया और बच्ची के बेहोश हो जाने के बाद उसे जंगल में ही छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने मंत्री अजय विश्नोई पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। भूरिया ने कहा है कि अजय विश्नोई ने वेटनरी डॉक्टर से उसके तबादले के एवज में उसकी बीवी की मांग की थी और ऐसे मंत्री को कैबिनेट में रहने की जगह बर्खास्त कर देना चाहिए। हालांकि हम आपको बता दें कि ये कांतिलाल भूरिया के आरोप हैं जो जांच का विषय है और इन आरोपों पर अजय विश्नोई की प्रतिक्रिया भी आना बाकी है। अजय विश्नोई, अब भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए मैंने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। अजय विश्नोई जी ये उसका दलाल जो सप्लाई करने का काम करने वाला एक डॉक्टर वेटनरी का, उसका ट्रांसफर वो परेशान था परिवार से कि साहब मेरे मैंने दया कर दो, मेरी परिवार वहां इधर उधर है, कई बीमारी से परेशान कर, कम से कम थोड़ी सुविधा। तो उसके अपना कहे कि तुम्हारी बीबी मंत्री जी के यहाँ बुला रहा, मंत्री जी। वो खबर उनको भेजी तो उनको इतना बुरा लगा कि ये आखिर में क्या है, मानवता के नाम की कोई चीज ही नहीं। एक माँ किसी की बेटी बहू और उसके बिना कोई डॉक्टर बेचारा उसको परेशानी में कह रहा मेरा ट्रांसफर कर दो और उसकी बीबी पेश करने के लिए बात कर रहा, तो उसकी हम निंदा करते कड़े शब्दों में। भारतीय नारी के साथ, मध्य प्रदेश में नारी के साथ जो उन्होंने सलूक किया, ऐसी कितनी माताएं बहनें बेटियां हैं, उनको किस तरह से शर्म के मारे बोल नहीं पाई, पर उस महिला को हम धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने हिम्मत तो दिखाई। इस मंत्री के खिलाफ जो इस तरह से बयानबाजी करने का काम करने वाले मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए था, पर नहीं। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले।
पोषण नहीं तो सुबह कैसी। सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी। खबर ताजा नहीं तो सुबह की खबर कैसी। इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें, सुप्रभात छत्तीसगढ़ में हर सुबह 7:30 बजे। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी, क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें। आम खबरों की भीड़ जो दिखाई अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं। खास खबर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। गाजियाबाद में ईटीवी की खबर का असर हुआ है। थाने में दरोगा को धमकाने वाले सपा नेता नाहर सिंह यादव पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल इस मामले में ईटीवी द्वारा की गई कवरेज का संज्ञान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद लिया था। आपको बता दें कि शुक्रवार को गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने में सपा नेता नाहर सिंह यादव ने दारोगा को न सिर्फ धमकी दी थी बल्कि उनके परिवार के साथ बदतमीजी करने की धमकी भी दी थी। परिवार का कोई आदमी डंडे खाएगा? चलो ठीक है, ये माफी मांग रहे हैं, यहाँ से लाइव कप्तान को बुलाइए, धरना करके बैठेंगे और इसके साथ बदतमीजी भी करेंगे। इधर मेरठ में शुक्रवार देर शाम हथियारों से लैस बदमाशों ने युवक को गोलियों से भून दिया। ये सनसनीखेज वारदात मेरठ के थाना जानी क्षेत्र के सिसौला गांव की है, जहां अब्दुल्ला नाम का युवक बाजार में एक दुकान के बाहर खड़ा था। तभी बाइक सवार बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सरेआम हत्याकांड से सनसनी फैल गई। आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत किया। इधर कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में स्थित न्यू मलिक ट्रांसपोर्ट के गोदाम में शुक्रवार दोपहर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया और आग ट्रांसपोर्ट के पूरे गोदाम में फैल गई। बात करेंगे राजस्थान की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से कांग्रेस संदेश यात्रा के चौथे चरण का आगाज बागड़ से करेंगे। मुख्यमंत्री बांसवाड़ा से 67 करोड़ की लागत से बनने वाले सीवरेज प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में भवन का भी शिलान्यास करेंगे। इसके बाद गहलोत सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कर कुशल बाग मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। गहलोत के साथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान और मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की नींव रखी। इस मौके पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, सांसद महेश जोशी, राजस्थान फाउंडेशन के उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा, नगरीय विकास विभाग के SACS GS संधू और JDC कुलदीप राका सहित JDA के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार।
ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे कर्ण पीड़ा आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। पशु विश्राम आसन को करने के लिए दोनों पैर सामने से खोल लेंगे। पहले दोनों हाथ थाइस के पास में रखते हुए अब धीरे धीरे एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए पैर के पंजों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और दूसरे पैर को घुटने को मोड़ते हुए अर्थात एड़ी को जंघा के मूल पे रखेंगे, थाइस के बेस में रखेंगे। अब जो घुटना आगे की तरफ है उसको श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं उसी तरफ और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए पहले हथेलियों को, फिर कोहनियों को और फिर ललाट को टिका दें। नीचे जाएं तो आंखें कोमलता से बंद रखें और चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला रखें और बिल्कुल स्वस्थ है तो श्वास रोक सकते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाएं और साइड से नीचे करें। इस तरह से बदल बदल कर इस आसन का अभ्यास करेंगे, अर्थात एक पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे और दूसरे पैर की एड़ी को जंघा के मूल पर रखेंगे, थाइस के बेस में रखते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथ पूरे ऊपर उठा लें और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए झुकें आगे की ओर। कर्ण पीड़ा आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए दोनों हाथ थाइस के पास में रख लेंगे। दोनों पैर भी मिला के रखें, अर्थात एड़ी पंजे मिला कर रखें। श्वास की गति को सामान्य कर लें पहले, अर्थात श्वास की गति को सामान्य करने का तरीका है लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। अब धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर उठाएं, 90 डिग्री कोण पर ऊपर ले जाएं। अब धीरे धीरे पैरों को और ऊपर उठाते हुए कमर पर हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाएं और धीरे धीरे घुटनों से पैर को मोड़ते हुए अर्थात घुटनों को कान के टच कराने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हुए कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहें और श्वास की गति को सामान्य रखें। बिल्कुल धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों की कमर पे सपोर्ट रखें और बिल्कुल धीरे धीरे कमर को जमीन पे रखें पहले और फिर दोनों पैर की एड़ियों को आराम से रखेंगे। अब एक बार करने के पश्चात 5 से 10 सेकंड का विश्राम कर लें। एक बार फिर से इस आसन का अभ्यास हम देखेंगे। दोनों पैरों मिला के रखें और एकदम धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री कोण पे ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को कमर पे सपोर्ट देते हुए बिल्कुल धीरे धीरे पैरों को पीछे की तरफ ले जाएं। दोनों घुटनों को कान के टच कराने की कोशिश करें। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखें, हथेलियों का रुख जमीन की तरफ रखते हुए कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोजीशन में बने रहें। श्वास की गति बिल्कुल सामान्य रखें। अपनी पूरी एकाग्रता अपने शरीर पर बनाए रखें, शरीर का संतुलन बनाए रखें और जब वापस आए तो बिल्कुल धीरे धीरे वापस आए, अर्थात एड़ियों को जमीन पे गिराएंगे नहीं, पैरों को बिल्कुल धीरे धीरे वापस लेकर आए। रिलैक्स, विश्राम, सामान्य कर लेंगे श्वास को, अर्थात 2 या 3 बार इस आसन का अभ्यास हम कर सकते हैं और फाइनल पोजीशन में कोशिश करें कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को बनाए रखें, अर्थात फाइनल पोजीशन में रोक कर रखें। लेकिन जिनको हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम हो, स्लिप डिस्क या कमर दर्द की शिकायत जिनको रहती हो, वे लोग इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें। पूरे शरीर की रक्त संचरण की क्रिया सिर की तरफ होती है, अर्थात चेहरे की मांसपेशियों के लिए भी विशेष तौर से लाभकारी है ये आसन। लेकिन जिनको अक्सर चक्कर आते हैं वे लोग इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें। जिनको मोटापा है उनके लिए तो बेहद उपयोगी है ये कर्ण पीड़ासन का अभ्यास। आज का योग मंत्र है, जो व्यक्ति हर पल हर समय प्रसन्नचित्त रहता है वह हमेशा सुखी और निरोग रहता है, और जो व्यक्ति हंसना नहीं जानता वह हर पल दुखी रहता है और रोग में रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
रहे हैं ईटीवी राजस्थान। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आज के अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं आज दिखाई जाने वाली जानकारियों की कुछ मुख्य झलकियां। बेर के फलोद्यान में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य, बकरी के बच्चों की देखभाल एवं प्रबंधन, आइए अब शुरू करते हैं आज का सफर। प्रदेश में जिस फल वृक्ष के क्षेत्रफल में आशातीत वृद्धि हुई है वह है बेर। इसके उद्यान राज्य में आसानी से देखने को मिल जाते हैं, अतः जिन किसानों ने इसके उद्यान लगा रखे हैं वे किसान इन फल वृक्षों से वांछित एवं गुणवत्ता युक्त उत्पादन लेने के लिए इसमें कुछ क्रियाओं जैसे कटाई छटाई, खाद उर्वरक प्रबंधन इत्यादि कार्यों को इस समय अंजाम देना होगा। कुछ इसी संदर्भ में जानकारी चाहिए है गांव हाडोता, जिला जयपुर के एक किसान गिरधारी सैनी ने। तो आइए मिलते हैं उनसे। हमने बोर का ये खेत लगा रखा है बगीचा, तो हमारे को आप ये बताएं इसकी कटाई छटाई कब करें और कितनी मात्रा में कौन सा खाद डालें और इसकी कैसे देख रेख करें। हमारे इसके फल भी बहुत बारीक आते हैं और आमदनी बहुत कम होती है। तो किसान भाइयों, कब एवं किस प्रकार से करें फल वृक्षों की कटाई छटाई ताकि फल वृक्षों से वांछित उत्पादन मिल सके, इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। किसान भाइयों, जैसा कि बेर के फलों की तुड़ाई लगभग समाप्त हो गई है और अगले वर्ष नियमित रूप से फल लेने के लिए बेर के पौधों की कटाई छटाई करना अति आवश्यक है, क्योंकि बेर में जो नई पत्तियां आती हैं, नई टहनियां निकलती हैं, उसी शाखा में फूल आते हैं और फल भी लगते हैं। इसलिए ये कटाई छटाई का कार्य अत्यंत आवश्यक है। किसान भाइयों, अप्रैल में गर्मी प्रारंभ होने पर पौधे सुसुप्ता अवस्था में चले जाते हैं, तब इसकी कटाई छटाई कर देनी चाहिए। इस समय हमारे बेर के पौधों में कटाई छटाई पूर्ण कर लेनी चाहिए। इसके लिए प्रारंभिक 2 या 3 साल तक पौधों को सशक्त रूप और सही आकार देने के लिए पौधे के मुख्य तने पर 4 से 5 प्राथमिक शाखाएं हर दिशा में रहने देते हैं। पहली शाखा के जमीन की सतह से आधा या 1 फुट तक ऊपर आने देते हैं और प्रत्येक शाखा के बीच में करीब आधा से 1 फुट की दूरी रखते हैं। क्रंतन द्वितीय शाखा तक करते हैं। क्रंतन करते समय अनचाही, रोगग्रस्त, सूखी और आपस में रगड़ खाती टहनियों को हटा देना चाहिए। बेर में 20 कलिका रखकर गत वर्ष की द्वितीय शाखाओं को काट देवें। इस प्रकार बेर में प्रति वर्ष क्रंतन करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा नए प्ररोह निकलें और उन पर अधिक से अधिक फल लगें। किसान भाइयों, बेर के पौधों की कटाई छटाई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस उपकरण से कटाई छटाई कर रहे हैं उस उपकरण को नीला थोथा या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से उपचारित अवश्य कर लें, ताकि बेर के पौधों में किसी भी फफूंद जनित रोग का प्रकोप न हो सके। कटाई छटाई पूर्ण कर लेने के पश्चात हमें जुलाई के माह में खाद एवं उर्वरक देना नितांत आवश्यक है, ताकि नए टहनियों को पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल सकें।
जिससे फूल अधिक मात्रा में आएंगे और फलों का विकास भी अच्छा होगा। बेर के पौधों को उम्र के आधार पर उर्वरक देना चाहिए। 1 वर्ष के पौधे के लिए 10 किलोग्राम गोबर की खाद, 220 ग्राम यूरिया, 350 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 80 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधे के हिसाब से देना चाहिए। इसी अनुपात में दूसरे, तीसरे एवं चौथे वर्ष तक खाद एवं उर्वरक की मात्रा बढ़ाकर देते रहना चाहिए और जब पौधा 5 या इससे अधिक वर्ष का हो जाए तब खाद एवं उर्वरकों की मात्रा क्रमशः 30 किलोग्राम गोबर की खाद, 1.2 किलोग्राम यूरिया, 1.75 किलोग्राम सुपर फास्फेट एवं 0.25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधे के हिसाब से देना चाहिए। किसान भाइयों, गोबर की खाद, सुपर फास्फेट एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा तथा यूरिया की आधी मात्रा जुलाई माह में प्रयोग करते हैं एवं शेष बची हुई यूरिया की आधी मात्रा नवंबर माह में देनी चाहिए। किसान भाइयों, इन खाद उर्वरकों को उचित विधि द्वारा देवें। 2 वर्ष तक आप खाद एवं उर्वरकों को पौधों के चारों तरफ गुड़ाई करके देवें, लेकिन 2 वर्ष के पश्चात आप इन खाद उर्वरकों को पौधे के तने के चारों ओर खाई बनाकर देवें ताकि ये उर्वरक पौधे की जड़ों को आसानी से प्राप्त हो सके। खाद एवं उर्वरक देने के तुरंत पश्चात सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप इन सभी कार्यों को सही समय एवं दक्ष ढंग से करते हैं तो नए प्ररोह अधिक निकलेंगे, जिससे अधिक फूल आएंगे और अच्छी गुणवत्ता के फलों की प्राप्ति होगी। पशुधन के अंतर्गत यदि बकरी पालन की बात की जाए तो इसे राज्य के पश्चिमी भाग में बहुतायत से अपनाया हुआ है, लेकिन फिर भी इन पशुओं से हमारे पशुपालक भाई वांछित उत्पादन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वे इन्हें व्यावसायिक स्तर पर न अपनाकर अपनी रोजी रोटी के लिए ही पालते हैं। अर्थात पशुपालक इन पशुओं में समय समय पर किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। इसी के अंतर्गत बात करें इनके नवजात बच्चों की, तो पशुपालक इन बकरियों के ब्याने के पश्चात इन छोटे बच्चों की देखभाल में लापरवाही करते हैं। फलस्वरूप न तो बच्चों की उचित बढ़वार हो पाती है और न ही आगे चलकर इनसे वांछित उत्पादन की आशा की जा सकती है। अतः पशुपालक भाइयों, यदि आपने भी बकरी पालन व्यवसाय अपनाया हुआ है तो इनसे प्राप्त नवजात बच्चों की किस प्रकार से करें आहार एवं देखभाल प्रबंधन, ताकि भविष्य में इन बकरियों से वांछित उत्पादन लिया जा सके। इस संदर्भ में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही की डॉक्टर पंकज लवानिया से। बकरी पालन की सफलता के लिए जरूरी है कि बकरी के नवजात बच्चों की देखभाल वैज्ञानिक तरीके से करी जाए और इवन उससे पहले भी गाभिन बकरी के अंतिम समय है उसमें खिलाई पिलाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। जानवर को 8 घंटे की चराई के साथ साथ 400 ग्राम दाना अवश्य खिलाया जाए, क्योंकि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो अपना आहार अपनी माँ से ही लेता है, तो इसलिए माँ को एक बहुत अच्छे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ताकि बच्चे को वो दे सके। जब बकरी का बच्चा पैदा होता है तो कुछ अवश्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है, जो नेवल कोड होता है, नेवल कोड को 2 इंच छोड़ते हुए फिर आगे बांध देना चाहिए, और ज्यादा लटका हुआ है तो उसको टिंचर आयोडीन लगा के काट देना चाहिए। यहाँ डर ये होता है कि अगर नवजात बच्चे में जरा सी भी कोई बीमारी रह गई तो नेवल इल बुखार बहुत जल्दी आ जाएगा। दूसरी बात, बच्चा जन्म होने के आधे घंटे के भीतर अपनी माँ का पहला दूध अवश्य पिलाना चाहिए। उससे बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। तो अपना जो इम्यूनिटी स्टेटस है वो उस गाढ़े पीले दूध को पीने के बाद में होता है। खीस के अंदर थोड़ा पर्गेटिव नेचर है, दस्तावर नेचर होती है। वो इसलिए जरूरी है कि जो उसका मल गर्भ काल के समय उसके आंतों में जमा हुआ है उसका भी निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी जो चीज है, रोजीना उसको उसका वजन का 1/10वां भाग बच्चे को रोजीना पिलाएं शुरू के 5 दिन तक। के बाद में 6वें दिन से सामान्य हल्का पीला दूध आना शुरू होता है, तो उसमें सुबह 1 थन दे दें, शाम को 1 थन दे दें। इसमें करीब 15 दिन या 16 दिन की उम्र में पेट में कीड़े मारने की दवा अवश्य पिलाई जाए। जैसे पेनाकोर आता है, एल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, कोई भी प्रिपरेशन आप ड्रॉप के रूप में, लिक्विड के रूप में
बच्चे को पिला सकते हैं। 3 महीने तक बच्चा अपनी माँ का दूध ही पिएगा। 3 महीने के बाद में इनका र्यूमन स्टार्ट वर्क करता है। उससे पहले तक ये बिल्कुल नॉन र्यूमिनेंट फेज में होते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि 3 महीने तक जो बच्चा है वो केवल माँ का दूध पीता है। और एक बड़ी खासियत बात ये होती है, सिरोही ब्रीड की जब हम बात करते हैं तो जो एवरेज डेली गेन है, यानी कि प्रतिदिन वजन बढ़ने की जो क्षमता है, वो जन्म से लेके 3 महीने तक 110 ग्राम पर डे होता है। यानी कि जो बच्चा जन्म के समय 2 किलो था, उसका 90 दिन की उम्र में आराम से 12-13 किलो तक पहुंच जाता है। क्योंकि 3 महीने बाद में बकरी का र्यूमन काम करना शुरू हो जाता है, तो दूध पे निर्भरता है वो अपन कम कर सकते हैं और हल्की जो घास है या चारा है वो अपन बच्चों को दे सकते हैं। इसके बाद ध्यान रखने की जरूरत होती है, जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है, अगर वो मेल है, उसको अपन मीट पर्पज के लिए रखे हुए हैं, तो 3 महीने बाद ही उसको कास्टेट करा देना चाहिए, खस्सी करा देना चाहिए। और उसके बाद में वो चरने जा सकता है जंगल में। तो 8 घंटे की ग्रेजिंग के बाद में उसको इंडिविजुअल प्रति एनिमल मेल के हिसाब से 150 ग्राम दाना 6 महीने तक को रोजाना खिलाया जाए। इन चीजों का अपन अगर ध्यान रखते हैं तो 6 महीने की एज में नॉर्मली बकरी का जो मेल है, बकरा है, वो अगर कास्टेट करने के बाद में 30 किलो का वजन ले लेता है। हमेशा बकरी पालकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि 6 महीने से पहले अगर अपन बकरा बेचते हैं तो उनका नुकसान है। आप जिसको अपना बकरा बेच रहे हैं उसका वजन के हिसाब से बात करें। बकरी अपन जब पालते हैं तो हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हम 2 साल में 3 फसल लें अपनी। केवल बकरी और भेड़ ये 2 ही ऐसे जानवर हैं जिनसे आप 2 साल में 3 फसल ले सकते हैं। गर्मियों में जब ज्यादा चारा नहीं है तो यूरिया मिनरल मोलासिस ब्लॉक की ईंट आती है, जो करीब 2.5 से 3 किलो का ईंट होता है, और एक ईंट एक बकरे के लिए या एक बकरी के लिए 21 दिन तक पर्याप्त होती है। तो इसमें क्या होता है, जो तत्व, जो ताकत जो कहना चाहिए, जो उसको जंगल में चरने के बाद नहीं मिले हैं, वो सारे के सारे रेडीमेड फॉर्म में वो ईंट चाटने के बाद ले सकता है। इनके साथ साथ कुछ 2-3 बातें हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है, जिसमें आपने देखा होगा कभी कभी बकरी मट्टी खा रही है, मैनिया खा रही है, इस तरह के जानवर आपका हरकत कर रहा है तो वो आपको कह रहा है कि उसके पेट में कीड़े पड़ गए हैं। तो सामान्यतः ये होता है कि 2 बार पेट में कीड़े मारने की दवा वर्ष में पिलाना चाहिए। पेट में कीड़े मारने की दवा हमेशा सुबह सुबह खाली पेट पिलाना है, और दवाई करीब 7.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पे होता है। लेकिन अब भी आपको लोगों को बड़ा खुशी होगा जानकर कि अभी राजस्थान सरकार ने के पशुपालन विभाग ने जानवरों की दवाइयां बिल्कुल निःशुल्क कर दी है। कार्यक्रम में अभी बाकी है और भी कई रोचक जानकारियाँ, मगर इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। देख रहे हैं ETV राजस्थान। विराम के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है।